तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक बार सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत बधाई, होली मुबारक। चूँकि कल होली है 8 मार्च, तो कल छुट्टी होगी पूरी क्राइम तक टीम की भी, तो इसीलिए आज मैं विश कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपसे मुलाकात होगी होली के बाद अगले दिन। और होली के साथ साथ कल 8 मार्च, तो हैप्पी विमेंस डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को। कल भी मैंने विश किया, लेकिन आज एक बार फिर, क्योंकि कल मुलाकात तो होगी नहीं। तो होली और विमेंस डे दोनों की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। सब आप ऐसे ही अच्छे रहें, खुश रहें, आपकी ज़िंदगी रंगों से भरी रहे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार सोचकर आप देखें तो ही अजीब लगता है कि इंसान के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन एक इंसान को जब पता हो कि मुझे इतने बजे और इतने तारीख को और यहाँ पर और ऐसे मरना है, तो फिर उस मौत से पहले की उसकी ज़िंदगी कितनी कैसी होगी। वो कश्मकश, वो बेचैनी, वो डर, वो खौफ, वो दहशत। 19 जून 1953, 19 जून 1953 रात के करीब 8 बजे थे। न्यूयॉर्क सिटी से करीब 20 मील, बल्कि 30 मील की दूरी पर एक जेल है न्यूयॉर्क सिटी में ही, सिंग सिंग प्रिजन। तो ये सिंग सिंग जेल है वहाँ का, बहुत ही हाई सिक्योर जेल। और 53 की बात है, मतलब करीब 70 साल पुरानी ये बात है। तो 19 जून की रात थी, 1953 का साल था, रात के 8 बजे थे। जेल के अंदर एक ख़ास कमरे में सारी तैयारियां हो चुकी थी। उस कमरे में, उस चैम्बर में बहुत सारे लोग बैठे थे, सारे हाई प्रोफाइल जुडिशरी के गवर्नमेंट ऑफिशियल, कुछ जो यहूदी धर्म के जो गुरु थे वो भी थे वहाँ पर। इसके बाद करीब 36 साल के एक नौजवान को उस चैम्बर में लाया जाता है। उसका नाम है जूलियस रोजनबर्ग। लाने के बाद उसे एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। ये कोई आम कुर्सी नहीं थी, ये एक मौत देने वाली कुर्सी थी, क्योंकि उस वक्त 1953 में अमेरिका में मौत देने का जो तरीका था वो यही था कि आपको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता और बड़े ज़ोर के करंट दिए जाते थे। तो जो तरीका था करंट देने का, 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सामने वाला मर चुका है। कई बार लोग पहले ही शॉक में मर जाते हैं। तो सारी तैयारियां हो गई, जूलियस को कुर्सी पर बिठाया गया, तमाम जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए, सर पे कैप लगाया गया, और इसके बाद अब इंतज़ार था एग्जैक्ट घड़ी देखकर बटन दबाने का। और ठीक रात 8 बजे बटन दबाया गया। ये पहला इलेक्ट्रिक शॉक था। इत्तेफाक से जब पहला दबाया गया, इसके बाद चेक किया गया, तो पता चला कि जूलियस की मौत हो चुकी है, उसकी धड़कनें रुक गई हैं। तो 3 इलेक्ट्रिक शॉक देने की नौबत ही नहीं आई, पहले ही शॉक में जूलियस की मौत हो गई। जूलियस को कुर्सी से उतारा गया, उसकी लाश को वहाँ से ले जाया गया। इन सारी चीज़ों में 5 मिनट लगा। इसके बाद एक दूसरी कुर्सी तैयार थी, वही जेल, वही चैम्बर, और इस बार जूलियस की वाइफ एथेल रोजनबर्ग, जिसकी उम्र थी करीब 34 साल, 34 ईयर, उसे उस कुर्सी पर बिठाया जाता है। तमाम लोग मौजूद थे। फिर बटन दबाने की बारी आती है, वक्त होता है, इशारा होता है, स्विच ऑन किया जाता है। पहला इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, देखा गया कि अभी भी एथल जिंदा है, उसकी जिस्म में हरकत हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक, फिर तीसरा। एक बार में 3 इलेक्ट्रिक शॉक 1 गो में दिया जाता है, उस वक्त दिया जाता था। जब 3 इलेक्ट्रिक शॉक दे दिए गए एथल को, तो इसके बाद डॉक्टरों ने और बाकी जो वहाँ के एक्सपर्ट्स थे, फिर उन्होंने वो कुछ उपकरण हटाए और देखा, तो पता चला कि एथल की धड़कनें अब भी चल रही हैं, वो जिंदा है। इसके बाद 2 और शॉक दिए गए, कुल 5। जब 5वां शॉक दिया गया, तो एथल के सर से धुआं निकल रहा था। सर के ज़रिए करंट शरीर के अंदर जाता है, और वो जो कैप है उसके ज़रिए भी सारी चीज़ें होती हैं। तो सारा जो वज़न और सारा करंट का जो प्रवाह होता है वो सर के थ्रू, तो उस वजह से शायद 5-5 बार शॉक दिए गए।
तो सर से धुआं निकलने लगा था। जो चश्मदीद है उनके हिसाब से बस चिंगारियां तक निकल रही थी। 5 इलेक्ट्रिक शॉक के बाद फिर चेक किया गया, अब एथल की धड़कनें भी रुक गई थी। पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों लाशों को वहाँ से उठाया गया। जेल के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे, वहाँ की सिक्योरिटी भी देखनी थी। इसके बाद दोनों लाशों को वहीं रात भर रखा गया जेल के अंदर। अगली सुबह यानी कि 20 जून 1953 को जूलियस और उसकी वाइफ, इन दोनों की लाशों को वहाँ से निकाला गया और न्यूयॉर्क के ही एक जो यहूदियों का कब्रिस्तान है वहाँ ले जाकर उन दोनों को दफना दिया गया। करीब 500 लोग उसके अंतिम सफ़र में शामिल हुए और करीब 10,000 लोग कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे कि उन दोनों का क्रेमेशन हो। तो इन लोगों की मौजूदगी में न्यूयॉर्क के वेलवुड सेमेट्री में, जो जेविश सेमेट्री है, वहाँ पे जूलियस और एथल को दफना दिया गया। तमाम लोग, बहुत सारे लोग रो भी रहे थे और उन्हें लगा था कि इन दोनों के साथ गलत हुआ। और इसके साथ ही वहाँ पे उस दिन ये कहानी ख़त्म हो गई। मौत से पहले जूलियस और एथल के 2 बच्चे थे, दोनों छोटे थे बहुत। जब माँ बाप को मतलब एक तरह से मौत की सज़ा हुई इलेक्ट्रिक शॉक देकर, तो बच्चों को कोई पालने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि ये गद्दार के बेटे हैं, गद्दार के बच्चे हैं। लेकिन फिर कुछ एनजीओ थी यहूदी संगठनों की, उन्होंने उन बच्चों को गोद लिया, उन बच्चों की परवरिश की। अब सवाल ये है कि जूलियस और एथल को मौत की सज़ा क्यों दी गई? तो असल में 19 जून 1953 को इन दोनों को जब ये मौत की सज़ा दी गई, ये मौत उनके नसीब में 24 घंटे पहले आने वाली थी, 18 जून को ही आ जाती। लेकिन 18 जून को किसी वजह से इन दोनों को मौत की सज़ा नहीं दी गई और उसकी वजह ये थी कि यहूदियों में एक त्यौहार वीकली जो होता है, प्रेयर का दिन, तो इनके वकीलों ने कहा कि ये प्रेयर का दिन है और इस दिन इन दोनों को मौत देना उनके धार्मिक रीति रिवाज के ख़िलाफ़। जज के साथ बहस हुई और जो वो शुरुआत होनी थी, इन्होंने पहले सज़ाए मौत की तारीख़ रखी थी 18 जून रात 11 बजे। तो चांद निकल जाता है 8-9 के बाद न्यूयॉर्क में उस वक्त। तो उसके बाद वो उनका जो जिसको सब्बात कहते हैं, उनके प्रेयर का दिन शुरू हो जाता है। तो ये था कि इस दिन इनको मौत नहीं दी जा सकती। तो ये डिफेंस की अपनी एक दलील थी मौत को टालने की, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। जज ने कहा ठीक है। तो 18 जून को ये बहस चलती रही और डिफेंस ने और वक्त मांगा। तो जज ने कहा नहीं, अब वक्त नहीं देंगे, अब 18 नहीं तो 19 जून को इनकी मौत होगी, लेकिन 11 बजे रात नहीं बल्कि 8 बजे, ताकि दिन ना बदले और आपका वो जो प्रेयर का दिन है वो शुरू ना हो। तो इस तरीके से एक दिन बाद ये मौत हुई। 19 जून 1953 को जब 8 बजे इन दोनों को सज़ाए मौत दी गई, उससे 4 घंटे पहले 4 बजे तक वाइट हाउस में वकील लगातार दौड़ रहे थे और इस कोशिश में थे कि किसी तरह जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उस वक्त जो थे, वो इन दोनों को माफ़ कर दें और इनकी मौत की सज़ा को या तो कम कर दें। डेविड आइजनहॉवर ये यूएस के प्रेसिडेंट थे 1953 से 1961 तक, यूएस के 34th प्रेसिडेंट थे डेविड आइजनहॉवर। तो इनके पास वाइट हाउस में वकीलों की पूरी बैटरी थी जो जूलियस और एथल की इस मौत की सज़ा को रोकने की गुहार लगा रही थी। अमेरिका के इतिहास में, अमेरिकी तारीख़ में किसी सिविलियन हस्बैंड वाइफ को मौत की सज़ा देने का ये पहला मामला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन तमाम कोशिश हो गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने की बारी आई, सुप्रीम कोर्ट ने हर बार मना किया। आखिरी उम्मीद थी वाइट हाउस, अमेरिकी प्रेसिडेंट, लेकिन आइजनहॉवर ने भी 19 जून की शाम को इन दोनों के साथ रहम करने से साफ इनकार कर दिया और जब उन्होंने आखिरी गुजारिश खारिज कर दी, इसके बाद मौत के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था और ठीक उसके 4 घंटे के बाद जूलियस और एथल को मौत की सज़ा दे दी। अब सवाल ये है कि इन दोनों को मौत की सज़ा क्यों हुई? अमेरिका के इतिहास में किसी सिविलियन हस्बैंड वाइफ को ये सज़ा पहली बार मिली, आखिर उन्होंने ऐसा गुनाह क्या किया था? तो इसकी कहानी 23 साल पहले शुरू होती थी 1953 से, यानी कि 1930 1930। तब रूस में कम्युनिस्ट राज था
और धीरे धीरे पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इसी रूस में जब कम्युनिज्म की शुरुआत हुई और कम्युनिस्टों का राज था, एक यहूदी परिवार रहा करता था और इस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था जूलियस रोजनबर्ग। ये रूस में रहा करता था, लेकिन जब रूस में ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर इनका परिवार वहाँ से पलायन कर अमेरिका आ गया। अब जूलियस अमेरिका में रहने लगा। अमेरिका में आया तो अब यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग कम्युनिज्म की छोटी छोटी पार्टियाँ थी, उसने अमेरिका में भी वही ज्वाइन किया। यहूदी था ये खुद। फिर ऐसी ही एक पार्टी के दौरान इसकी मुलाकात एथेल नाम की एक लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एथेल भी एक यहूदी थी। अब दोनों खुश थे, लेकिन अब शादी आई तो जिम्मेदारी भी आई। तो अब जूलियस ने कहा कि अब वो नौकरी करता है। जूलियस पढ़ा लिखा था, इसको अमेरिकी आर्मी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई। अब ये वहाँ पे नौकरी करने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, हस्बैंड वाइफ दोनों खुश थे। लेकिन इसी बीच में अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाती। उस वक्त अमेरिका और रूस एक तरफ एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस को पछाड़ते हुए अमेरिका ने पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया था नागासाकी और हिरोशिमा में। और रूस इस मामले को लेकर उसे लगा कि ये क्या हो गया, अमेरिका हमसे आगे कैसे निकल गया। हालांकि स्पेस की जब बात आई तो रूस आगे निकल गया था, लेकिन उस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक बम यानी एटम बम वो अमेरिका ने न सिर्फ ईजाद कर लिया था, बल्कि नागासाकी और हिरोशिमा जापान पर उसने गिरा भी दिया था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। तो रूस के लिए ये था कि अब अमेरिका के पास एटम बम है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन जाएगा, हमारे पास भी होना चाहिए। और रूस कहते हैं कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफ़ी लगा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती और वो एटम बम बनाने में नाकाम रहता। लेकिन जब जापान पर अमेरिका ने ये बम गिराया तो उसके बाद रूस ने कहा कि अब तो सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। और वहीं से अब रूस ने ये कहा कि हम लगातार नाकाम हो रहे हैं और अमेरिका ने यह बना लिया, तो क्यों ना अमेरिका से इसकी जासूसी कर, इसकी चोरी कर हम एटम बम बनाने में उसको इस्तेमाल करें। और ये कहते हैं एक्सपर्ट्स कि ये वही केस है जिसकी जासूसी की वजह से रूस न्यूक्लियर पावर बना, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, इसी एक केस, इसी जूलियस और एथेल केस की वजह से। तो जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया, उसके बाद रूस की सरकार ने लगा दिया अपना खुफिया विभाग, जैसे अपने यहाँ है जासूसी का सारा काम, हर देश की एजेंसी होती है, रॉ और बाकी। वहाँ पे एक उस वक्त था NKVD, ये रूस की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी और इसके हेड थे सिमोन। तो इनसे कहा गया कि अमेरिका में इनको टारगेट दिया गया कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी जासूसी करें ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकें। अब सिमोन लग गए अमेरिका में, ऐसे लोगों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें अपने जासूसों के ज़रिए पता चला कि एक जूलियस रोजनबर्ग है जो पहले रूस में रहा है, कम्युनिज्म की तरफ उसका झुकाव है और रूस के प्रति उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, ऊपर से यहूदी है, वो इस काम को अंजाम दे सकता है। ऊपर से वो अमेरिका की आर्मी में इंजीनियर भी है। तो जूलियस को कांटेक्ट किया गया। जूलियस थोड़े ही दिनों में मान गया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि कम्युनिज्म की मदद करनी चाहिए। अब इसके बाद उसने, चूँकि वो एक इंजीनियर था, तो तमाम हथियारों की पहले इसने जानकारी देनी शुरू की अमेरिका की, जितने भी उनके जेट फाइटर से लेके बाकी चीज़ें, वो बड़े कारगर साबित हुए। लेकिन सिमोन की नज़र थी न्यूक्लियर पावर पर कि न्यूक्लियर के राज कैसे अमेरिका से मिले ताकि हम न्यूक्लियर बम बना सकें, और वो अभी तक जूलियस से हासिल नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जूलियस का सब्र खोता जा रहा था। इसी दौरान एक रोज़ सिमोन को पता चला कि जूलियस की एक बीवी है एंथेन, और उस एंथेल का एक भाई है जिसका नाम है डेविड ग्रीनग्लास। और डेविड ग्रीनग्लास अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम करता है। अब ये खबर उनके लिए एक बम की तरह था कि हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और ये क्या, ये तो यहीं घर में मिल गया एक भेदिया। तब जूलियस से कहा गया कि तुम इस काम में एथेल को भी अब शामिल करो। अभी तक जूलियस एथेल अपनी बीवी से कोई राज शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने एथेल से कहा कि देखो हम लोग रूस और उसके लिए काम कर रहे हैं। एथेल भी चूंकि उस विचारधारा की थी कम्युनिज्म की, वो भी तैयार हो गई। अब उसकी जिम्मेदारी दी गई कि तुम डेविड को किसी तरह से भरोसे में लो, क्योंकि डेविड उसी
न्यूक्लियर प्लांट में काम करता है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है। अब एथल डेविड से बात करती है। डेविड इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब डेविड लगातार छोटी मोटी जानकारी दे रहा है और इधर सिमोन तक वो जानकारी पहुंच रही है। उसी ने फिर उसको बताया उस फैटमैन के बारे में जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उसका नाम फैटमैन था। उस प्रोजेक्ट में भी वो शामिल था। तो उसके ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रूस तक पहुंचती रही। और इसके बाद एक रोज़ अचानक रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अमेरिका को ये तो पता था कि देर सवेर रूस करेगा, लेकिन इतनी जल्दी कर लेगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। तब वहीं से उन्हें डाउट हुआ कि कुछ हमारा लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो हमारे फार्मूला को की जासूसी करके दे रहे हैं रूस को। बट कौन? उन्होंने अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी की, कोई नाम सामने नहीं आया। लेकिन अमेरिका को शक था। इधर रूस कामयाब था, अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। जनवरी 1950 कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। क्लाउस फॉक्स नाम का एक शख्स जो जर्मनी सिटीजन था, ब्रिटेन में पकड़ा जाता है। और ये एक साइंटिस्ट था, फ्लॉक्स, इंग्लैंड में पकड़ा गया और इसने ब्रिटेन की तरफ से काफ़ी काम किया था एक साइंटिस्ट के तौर पर। तो जब पकड़ा गया था, फ्लॉक्स ने उससे बताया कि जो रूस में न्यूक्लियर बॉम्ब बना है, एटम बम बना है, उसकी जासूसी में कुछ अमेरिकन नागरिकों ने ही मदद की। अमेरिकन जो वहाँ पे काम करते हैं न्यूक्लियर, उसमें मदद की है। तब उसने एक नाम बताया, एक शख्स का, जिसका नाम था गोल्ड। उसने कहा हैरी गोल्ड, इसने मदद की। ये खबर ब्रिटेन के थ्रू अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका ने हैरी गोल्ड को गिरफ्तार किया। जब उसको गिरफ्तार किया तो फिर कड़ियाँ मिलती गई और उसी चक्कर में फिर डेविड ग्रीन ग्लास तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहुंची। वो ऑलरेडी न्यूक्लियर प्लांट में काम करता था। जब डेविड ग्रीन ग्लास तक पहुंची तो फिर ग्रीन ग्लास ने सच उगल दिया। उसने कहा मैं अपने जीजा और अपने सिस्टर के लिए जासूसी कर रहा था। उसके ज़ुबानी अब जूलियस और एंथल का नाम आया। 17 जुलाई 1950 को जूलियस और एंथल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब यहाँ भाई बहन और जीजा तीनों गिरफ्तार हैं। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। चूंकि डेविड ग्रीन ग्लास एक मतलब परमाणु बम बनाने की जगह पर काम कर रहा था, वो अमेरिका के लिए एक इम्पॉर्टेंट शख्स था। उसने ये कहा कि हाँ मैंने जासूसी की, लेकिन मैं अपनी बहन को ये सारी चीज़ें दे देता था और बहन इसको टाइप करके रूसी खुफिया एजेंसी को दे दिया करती थी। तो बहन का उसने अपने रोल यानी एंथल का ये बताया। अब उसकी गवाही हुई और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन उसे उतनी सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उसकी गवाही पर जूलियस और उसकी वाइफ एंथल, इन दोनों पर मुकदमा चला। और ये मुकदमा करीब 1951 में शुरू हुआ और 53 तक चला। 53 तक मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद एक पूरी जूरी बैठी और जूरी ने आखिरकार 5 अप्रैल 1951 को सज़ा सुनाई और इन दोनों को सज़ाए मौत दी, जबकि डेविड ग्रीन ग्लास को कुछ साल की कैद दी। अब जब इनको सज़ा सुनाई गई मौत की, तो जितनी यहूदी कम्युनिटी थी, पूरा यूरोप और बाकी लोग, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये जासूसी के मामले में किसी हस्बैंड वाइफ को अमेरिका के इतिहास में सज़ाए मौत देने का ये पहला मामला था। तो इतनी कड़ी सज़ा ना दें, बल्कि कुछ कम कर दिया जाए, क्योंकि एक तो एंथल के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था और ये बार बार कहा जा रहा था कि एंथल इसमें कहीं शामिल नहीं थी। हाँ, उसका पति जूलियस ज़रूर इसमें शामिल था, तो वाइफ को छोड़ दिया जाए। लेकिन जूरी मेंबर बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना सज़ा सुनाया, बात बनी नहीं, सज़ाए मौत बरकरार रही। 51 में सज़ा सुनाई गई, 53 आ गया 2 साल बाद। 2 साल के बाद अब ये हुआ कि इनको मौत की सज़ा दी जानी है। कहते हैं कि यूरोप, ब्रिटेन और बाकी जगहों पर इसको लेके काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील तक की गई कि ऐसा मत कीजिए, और मतलब कई मिलियन लोगों ने कैंपेन चलाया। लेकिन अमेरिका और अमेरिकी कोर्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका एक ही स्टैंड था कि इस जासूसी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए अमेरिका के, और उनका एक दुश्मन देश एटम बम बनाने में कामयाब हो गया, इसलिए इसमें मुरब्बत नहीं की जा सकती।
और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कम करने से सज़ा मना कर दिया, वाइट हाउस ने रहम करने से मना कर दिया, और आखिरकार 19 जून 1953 की सुबह, मतलब रात 8 बजे, इन दोनों को फांसी दी गई, मतलब इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया गया। कहते हैं आखिरी वक्त में हस्बैंड वाइफ ने किसी से कुछ नहीं कहा और बड़ी खामोशी से दोनों कुर्सी पर बैठे और दोनों ने अपनी जान दी। अब इसके बाद इन दोनों के बच्चों को गद्दार कहा गया, लेकिन कुछ संगठन ने उन्हें पाला पोसा, फिर उनको रूस ले जाया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद अब जो रूस के टुकड़े हो गए, जब रूस के टुकड़े हुए, ये आप सबको पता ही है, रूस के टुकड़े होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बदली। उसी टुकड़े के दौरान फिर कुछ ऐसे दस्तावेज़ थे जो रूस से अमेरिका को मिले और उसमें एक नया खुलासा हुआ, और ये बात 1999 की है, मतलब करीब करीब 43-46 साल बाद दोनों की मौत की। उस डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि हाँ, जूलियस ने जासूसी की अमेरिका के खिलाफ, लेकिन एंथेल का रोल नहीं था, और डेविड ने अपनी ही बहन को फंसा दिया अपनी बीवी को बचाने के लिए। उसने जितने भी परमाणु बम से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी चुराई डेविड ग्रीनग्लास ने, वो उसकी बीवी टाइप करती थी, और उसकी बीवी टाइप करके रूसी खुफिया एजेंसियों को सौंप दिया करती थी। जब ये खुलासा हो गया और डेविड ग्रीनग्लास पकड़ा गया, तब उसे लगा कि अगर वो ये सच बता दे तो उसकी बीवी को भी सजाए मौत मिल सकती है। इसीलिए उसने कहा कि अब उसका जो जीजा है और उसके सिस्टर, ये दोनों तो गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो फिर बहन को अपनी बीवी को बचा लो। और इसी के बाद उसने सारा इल्ज़ाम अपनी बहन पर धर दिया कि वो टाइप करके भेजती थी, वही डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, जबकि सच्चाई ये है कि ये सारा काम उसकी बीवी करती थी। 2003 में खुद उसके भाई ने ये इकरार किया कि हाँ, मेरी वाइफ ये सब कुछ किया करती थी, और तब उसकी वाइफ जिंदा नहीं थी। जब ये नया खुलासा हुआ, उधर उनके दोनों बेटे अब बड़े हो रहे हैं, जूलियस और एंथेल के, और उन्होंने एक मुहिम चलाई कि मेरे माँ बाप को गलत फंसाया गया है जासूसी के इल्ज़ाम में, वो गद्दार नहीं है। तो उनके उस सर पे जो लगा तोहमत है मौत के बाद, वो उस दाग को धुलना है। और ये कैंपेन चलाते रहे। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आया, फिर जो एंथेल की बात आई, और जब खुद डेविड ने कहा कि उसकी वाइफ थी, एंथेल नहीं थी जो टाइप करती थी, तो इस नए खुलासे के बाद दोनों बच्चों ने लास्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मुलाकात की और कहा कि ये नया खुलासा है, मेरी माँ को अब उस जो उसके ऊपर कलंक लगाया उसको अमेरिका हटा दे। उन्होंने वादा किया, लेकिन फिर बराक ओबामा का टेन्योर भी ख़त्म हो गया। अभी 2023 है। 2023 में ये है कि दोनों बच्चों की मुहिम आज भी जारी है, लड़ाई आज भी जारी है, लेकिन उनकी माँ के सर पे जो कलंक लगा है, जो माथे पे कलंक है, जो एक तोहमत है एक जासूस होने का, जिसे खुद उसके अपने सगे भाई ने फंसाया, वो अभी तक धुला नहीं है। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी है, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये थी अमेरिकी इतिहास की वो कहानी जिसमें एक पति पत्नी को पहली बार एक साथ मौत की सज़ा दी गई थी। अब तो अमेरिका के ज़्यादातर लगभग सभी जगह पे मौत की सज़ा पे रोक है। अब वहाँ 200, 300, 250 ऐसे कैद की साल की सज़ा दी जाती है। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अरमान रायकोट, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरमान, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और सुखबीर कौर उन्होंने भेजा है, उन्होंने कहा है कि कल को अगर बिछड़ भी जाएं तो कम से कम ये विश ऐसा रहे कि ये हमेशा जब वीडियो देखें तो याद रहे। तो मैं तो यही दुआ करूँगा आप दोनों बिछड़े नहीं, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, साथ रहें। एंड हैप्पी बर्थडे अरमान। इसके अलावा मान्यता चौधरी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मान्यता। और ये राजकुमार कासवान जी ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए भी। रंजीत ओडेड्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रंजीत साहब। और ये बीजे मेहर ने भेजा है। इसके अलावा विभा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विभा। और ये शेखर साहब की पत्नी है और आशुतोष ने भेजा है। श्रीधर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रीधर साहब। और श्रीकांत सुनीता जी ने भेजा है। इसके अलावा बेबी यादव और राकेश यादव, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। पप्पू कुमार ने भेजा और इन्होंने कहानी की फरमाइश भी की है। साथ ही संदेश भंडारी जी नेपाल से हैं, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, इन्होंने नाम लिखा नहीं पत्नी का, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
अमित त्रिवेदी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए अमित साहब। इसके अलावा प्रियंका शर्मा, थैंक यू सो मच। गुरमीत सिंह, इन्होंने पूछा है मेरी उम्र क्या है, अब उम्र में क्या रखा है, तो इसलिए आप जो आपको लगे आप वही रख दीजिए। हेमंत अजाबे हैं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मानवेंद्र सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही अनिल भोसले जोशी अभयंकर केस की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूं। इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करने से पहले एक बार फिर पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी होली, और साथ ही अपनी पूरी क्राइम तक फैमिली फीमेल अपनी जितनी भी मेंबर हैं हैप्पी विमेंस डे। आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें। अब हम लोगों की मुलाकात होगी होली के बाद, यानी थर्सडे को। तो कल होली मनाइए और मुलाकात करेंगे थर्सडे को किसी नई कहानी के साथ। तो अपना ख्याल भी रखिएगा। हैप्पी होली।